हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे जनसंचार पर आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के ऊपर, जो कि आपके CUET पीजी प्रवेश परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं और आपके मूल्यांकन के लिए और टेस्ट के लिए भी ये वस्तुनिष्ठ सेट एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकता है और एक आइडिया लग सकती है कि कैसे प्रश्न जनसंचार से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपके सिलेबस में नया लगा हुआ है। और जितने भी पुराने टॉपिक्स हैं, मुझे उम्मीद है कि इस चैनल पर जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं या फिर थ्योरेटिकल आपको लेक्चर प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको आपने देख लिया होगा और उससे आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ये नया पोर्शन है, इसलिए हमने सोचा कि इसको अलग से इस पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। तो कंसंट्रेट होके इस पूरे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखिए और देखिए कि कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, सीधे बात करते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर पहला सवाल है कि हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आप सभी को बताया था कि हिंदी के वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया गया था सन 1961 ईस्वी में। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। तो आपको याद आ गया होगा कि सन 1961 आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। नाम है इसका हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है। ऑप्शन दिया गया फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू। तो इसका जो सही जवाब है अंग्रेजी भाषा का अनुवाद ज़्यादातर हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के माध्यम से किया जाता है, अंग्रेजी से हिंदी में। तो इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए। कार्यालयी हिंदी जब मैं कह रहा हूँ तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए ऑफिशियल लैंग्वेज। और हमारे देश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है आप जानते हैं कि वो हिंदी है। हिंदी के अलावा 21 भाषाएं और भी हैं। टोटल 22 भाषाएं हैं जिसको कि हम राजभाषा कहते हैं और इसी को कार्यालयी हिंदी भी कहते हैं। अब सवाल पूछा जा रहा है कि कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन दिया गया है अभिधात्मक, लक्षणा से युक्त, व्यंजनात्मक, अभिधा लक्षणा मिश्रित। तो आपके दिमाग में ऑप्शन जैसे ही देखे होंगे आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि हमने शब्द शक्तियों के बारे में भी चर्चा किया है और उन्हीं को इस ऑप्शन में पूरा रखा गया है। तो कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए, इसका सही जवाब होगा कि अभिधात्मक होनी चाहिए। मतलब सीधे सीधे समझ में आने वाली भाषा होनी चाहिए। ये नहीं कि उसको घुमाकर अगर लक्षणा से युक्त रहेगी, व्यंजना से युक्त रहेगी तो वो ऑफिशियल लैंग्वेज के अंतर्गत नहीं आएगी, बल्कि वो साहित्यिक लैंग्वेज हो जाएगी। तो ध्यान में रखिए कि कार्यालयी हिंदी अभिधात्मक होती है। ठीक है, चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है सामान्य शब्दावली, साहित्यिक शब्दावली, बोलचाल की शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली। तो आपका दिमाग तुरंत क्लिक किया होगा ऑप्शन को देखने के बाद कि ये ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा कि ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को हम पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है। ज्ञान विज्ञान में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली को तो हमने पारिभाषिक शब्दावली कहा, लेकिन ये किसके लिए है। ऑप्शन आप देख रहे हैं कि छात्रों के लिए, जनसाधारण के लिए, ज्ञान के किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए, बहुसंख्यक व्यक्तियों के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लगभग 95% बच्चे ऑप्शन सी इसका सही जवाब देंगे, जो कि सही है। और कई बार परीक्षाओं में क्या होता है कि जो सबसे लंबा सेंटेंस होता है वही सही हो जाता है। तो एक आइडिया ये भी आप अपने दिमाग में लगा सकते हैं और विकल्प को एलिमिनेट कैसे करके सही उत्तर तक पहुंचे। तो पारिभाषिक शब्दावली ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासुओं के लिए प्रयुक्त होती है। तो बिल्कुल आप अपने ध्यान में रखिए। ठीक है, बाद में वो छात्रों तक पहुंचती है, जनसाधारण तक पहुंचती है, बहुसंख्यक व्यक्तियों के लिए बाद में काम में आती है, लेकिन सबसे मुख्य काम जो है ऑप्शन सी इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है कि पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? भाषा वैज्ञानिक, राष्ट्रपति, कवि व साहित्यकार, समाज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कि पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण भाषा वैज्ञानिक करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिमाग में पूरा रखिए। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? ऑप्शन दिया गया अलंकारिक शैली, वस्तुनिष्ठ शैली, समाज शैली, लाक्षणिक शैली। तो ऐसे प्रश्नों को आप बिना पढ़े भी इसका सही जवाब दे सकते हैं। थोड़ा सा आप क्वेश्चंस को ठहर कर पढ़ेंगे और समझकर इसका आंसर देंगे, तुरंत इसका सही जवाब आप बता सकते हैं कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कि वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य वस्तुनिष्ठ शैली से, मतलब कि ऑब्जेक्टिव पर है। ये वैज्ञानिक शैली जो होती है वो अलंकारिक नहीं हो सकती है, समाज शैली से भी प्रभावित नहीं हो सकती है और लाक्षणिक तो हो ही नहीं सकती। तो इसका जो सही जवाब है वस्तुनिष्ठ शैली। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है कि निम्नलिखित में से जो कथन उचित नहीं है उसे छांटिए। यानी कि नहीं पे हमें जोर देना है कि कौन सा कथन है जो कि सत्य नहीं है, उचित नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, एक भाषा में प्रकट किए गए भावों और विचारों को दूसरी भाषा में प्रकट करना अनुवाद कहलाता है। अनुवाद के लिए केवल किसी एक भाषा का ज्ञान पर्याप्त है। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा और जिस भाषा से अनुवाद किया जाए उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। अनुवाद शब्द अंग्रेजी के ट्रांसलेशन का पर्याय है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन उचित नहीं है। हमारा ध्यान इस उचित नहीं पे बिल्कुल होना चाहिए और आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा, अगर आपने थोड़ा सा भी अनुवाद के बारे में पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में आ गया कि ऑप्शन बी इसका जो दिया गया है ये क्या है, उचित नहीं है, ये गलत है। बाकी आपको ध्यान में रखना है कि अनुवाद किसे कहते हैं। अनुवाद एक भाषा से प्रकट किए गए भावों और विचारों को दूसरी भाषा में प्रकट करना अनुवाद कहलाता है। हम अपने बचपन के दिनों को याद करें तो हमने अंग्रेजी हिंदी अंग्रेजी अनुवाद, संस्कृत अनुवाद बहुत सारे किए होंगे। अब ध्यान में रखिए कि इसमें क्या होता है कि 2 भाषाएं होती हैं, जिसमें कि एक भाषा के भाव और विचारों को दूसरी भाषा में प्रकट करना ही अनुवाद कहलाता है। हालांकि जिन लोगों ने अंग्रेजी में अनुवाद करना सीख लिया होगा तो गांव में उसको बहुत अच्छा माना जाता है कि बहुत तेज बच्चा है। लेकिन आज ध्यान रखिए जानकारी के लिए कि ये केवल एक भाषा का दूसरे भाषा में रूपांतरण है, वही क्या कहलाता है, अनुवाद। यहाँ पर लिखा गया कि अनुवादक के लिए केवल किसी एक भाषा का ज्ञान पर्याप्त है। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि देखिए ऊपर लिखा जा रहा है कि 2 भाषाओं में कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं, अनुवाद कहते हैं। तो केवल एक भाषा का ज्ञान अगर आपके पास रहेगा तो आप अनुवाद कभी नहीं कर सकते, कम से कम 2 भाषाओं का अनुवाद होना चाहिए। तो ये विकल्प क्या हो गया, यहाँ पर गलत हो गया, उचित नहीं है। ऑप्शन सी बताया जा रहा है कि जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा कहते हैं। ध्यान में रखिए, आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि स्रोत भाषा किसे कहते हैं। यानी कि जिस भाषा से, यहाँ पर से पर आपको जोर देना है कि जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा कहते हैं, और जिस भाषा में अनुवाद किया जाए उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। तो ये से और में का यहाँ पर आप अंतर देख रहे हैं, और बस आपका उत्तर क्या हो रहा है, यहाँ पर अलग हो जा रहा है कि स्रोत भाषा क्या है कि जिस भाषा से अनुवाद किया जाए, और लक्ष्य भाषा जिस भाषा में अनुवाद किया जाए उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। ऑप्शन डी दिया गया कि अनुवाद शब्द अंग्रेजी के ट्रांसलेशन का पर्याय है। तो बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। बाकी इस प्रश्न का जो सही जवाब था वो ऑप्शन बी है। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से कई प्रश्नों को समझने में मदद मिली होगी आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है कि ऑफिशियल लैंग्वेज का अनुवाद क्या है। कहने का मतलब है ये ऑफिशियल लैंग्वेज को क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा, लोक भाषा, राजभाषा, संपादक। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजभाषा। राजभाषा जो कि सरकारी कामकाजों में प्रयुक्त होने वाली जो भाषा होती है वो राजभाषा कहलाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। और संविधान में 343 से लेकर 351 के बीच में पूरा प्रावधान किया गया है राजभाषा को कि किसमें क्या क्या है। ये सारी चीजें आप पहले पढ़ चुके होंगे अगर इस चैनल से पुराने समय से जुड़े होंगे तो। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं। पूछा गया कि एडिटर को क्या कहते हैं। एडिटर ऑप्शन दिया गया राजदूत, अभियंता, संशोधक, संपादक।
तो ऑप्शन के मुताबिक इसका सही जवाब हो जाएगा संपादक, एडिटर। जो पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते हैं, बुक्स का भी संपादन करते हैं, पुस्तकों का, उसे एडिटर कहा जाता है। ठीक है। और एक तरीके से देखा जाए इस लेक्चर को भी एक मैं संपादित ही कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये भी एक तरीके से एडिटर, आप फिल्म देखते होंगे, पत्र पत्रिकाओं को पढ़ते होंगे, तो एक एडिटर का भी ऑप्शन रहता है। तो आप देख रहे हैं कि प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है, आपके आसपास से ही पूछा जा रहा है, कोई नया प्रश्न ये नहीं है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न है ट्रेनिंग। आमतौर पर आप सुनते होंगे कि फला ट्रेनिंग में गया, जैसे कि आर्मी की ट्रेनिंग होती है, बीएड की ट्रेनिंग होती है, टीचिंग की ट्रेनिंग होती है, और जो ऑफिसर्स हैं उसकी ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया प्रशिक्षण, परीक्षण, परिवीक्षा, रेल का चालन। तो ट्रेनिंग का क्या हो गया सही जवाब? ऑप्शन ए, प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है रिजर्वेशन को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया अनुसंधान, आरक्षण, स्थिरीकरण, आरोपण। तो रिजर्वेशन, जो कि आप जानते हैं, आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा आरक्षण। आपके दिमाग में रिजर्वेशन शब्द सुनते हुए कैसे आरक्षण की चर्चा है? दो जगह आरक्षण की बात की जाती है। एक तो आप जब ट्रेन टिकट बुक कराने जाते हैं तब वहां पर रिजर्वेशन की चर्चा की जाती है, और दूसरा जब आप फॉर्म भरते होंगे तब वहां पर रिजर्वेशन की बात की जाती है। तो ये क्या हो गया? रिजर्वेशन। आप ध्यान में रखिए आरक्षण। अगला प्रश्न है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट क्या है इसकी हिंदी? ऑप्शन दिया गया नियुक्ति, विज्ञप्ति, आदेश, अनुमोदन। विकल्प में जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सब आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अपॉइंटमेंट की जगह दूसरे का विज्ञप्ति को पूछ लिया जाए। ठीक है। प्रेस नोट, आदेश, आर्डर, अनुमोदन, इनका भी पूछा जा सकता है। तो आप पढ़ते समय जरूर इनको ध्यान में रखिए। फिलहाल यहाँ पर हम देखते हैं अपॉइंटमेंट का जो हिंदी क्या है, वो नियुक्ति है। जब आप किसी सरकारी सेवा में जाते हैं तो आपको, या फिर प्राइवेट में भी, तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, नियुक्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया नामांकन, संशोधन, पंजीकरण, आरक्षण। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि रजिस्ट्रेशन का जो हमने हिंदी पढ़ा था वो है पंजीकरण। हो सकता है कि कई बच्चे इसको नामांकन को भी दे दें, लेकिन उसको नॉमिनेशन कहते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन की जब बात की जाएगी तो वो पंजीकरण यहाँ पर सही जवाब होगा इसका। इसी से संबंधित है रजिस्टर। पंजी पुस्तिका एक आप खरीदते होंगे जिसपे आप नोट्स मनाते होंगे, रजिस्टर। ठीक है। तो ये है, इसको इसी तरीके से जोड़कर आपको रखना है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन दिया गया संचार माध्यमों में अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है, विदेशों के कार्यक्रम भी भारतीय भाषाओं में प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिनमें पात्र और दृश्य विदेशी हैं, केवल भाषा भारतीय, जिसको कि डबिंग कहा जाता है। आप साउथ की मूवी देखेंगे, इंग्लिश मूवी देखेंगे तो क्या होता है? डबिंग रहता है, पात्र विदेशी रहते हैं लेकिन भाषा भारतीय रहती है, हिंदी उसमें भी रहती है। सी ऑप्शन दिया गया विदेशों में भी भारतीय कार्यक्रमों को भारतीय पात्र और कथानकों के साथ वहां की भाषा में प्रसारित किया जाता है। संचार माध्यमों में एक ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए। तो इसमें हमें बताना है सही नहीं। तुरंत हमें ऑप्शन पढ़ने के बाद प्रश्न की तरफ भी जाना है कि आखिरकार पूछा क्या जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन डी है। कहा जा रहा है कि संचार माध्यमों में एक ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए, जो कि गलत है। बाकी ऊपर आपको ध्यान में रखना है कि संचार माध्यमों में अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है, विदेशों के कार्यक्रम भारतीय भाषाओं में भी होते हैं, और भारतीय कार्यक्रम विदेशी भाषाओं में भी होते हैं। ये भी दोनों सही है। ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि दृश्य श्रव्य काव्य से क्या अभिप्राय है? दृश्य मतलब देखना, श्रव्य मतलब सुनना। ठीक है। तो देखना और सुनना, यानी कि दृश्य श्रव्य काव्य से क्या अभिप्राय है, यानी कि मतलब है, क्या मतलब है इसका? ऑप्शन दिया गया जो साहित्य दिखाई दे जैसे पुस्तकें व दृश्य हैं, जो साहित्य सुना जा सके जैसे उपन्यास व श्रव्य है, देखने के साथ साथ जिसे सुन भी सके जैसे चलचित्र व दृश्य श्रव्य है, दृश्य श्रव्य जैसे नाटक, श्रव्य काव्य जैसे कविता कहानी। तो तोड़ मोड़ कर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन्हीं में से हमें बताना है कि कौन सा सही है, क्या मतलब है दृश्य श्रव्य काव्य का। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, देखने के साथ साथ जिसे सुन भी सके जैसे चलचित्र व दृश्य श्रव्य काव्य। और जो लेक्चर मैं आपको दे रहा हूँ
वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। आप प्रश्नों को देख रहे हैं और मेरी आवाज को भी सुन रहे हैं, तो ये क्या हो गया, दृश्य श्रव्य काव्य के अंतर्गत आ गया। इसी तरीके से आपको व्यवहारिक ज्ञान से जोड़कर अध्ययन करना है तो बहुत आपको आनंद आएगा, मजा आएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा गुण अथवा दोष समालोचक में नहीं होना चाहिए। आपने हिंदी साहित्य पढ़ते समय आलोचना की विशेषताओं को पढ़ा होगा और आलोचक के गुण को भी पढ़ा होगा। कुछ उसी से मिलता जुलता ये प्रश्न है कि कौन सा गुण अथवा दोष समालोचक में नहीं होना चाहिए। ऑप्शन दिया गया, आलोच्य विषय का सम्यक ज्ञान, निष्पक्षता, सहृदयता, ईर्ष्या की भावना। तो आदर्शवादी रूप में तो आप देख रहे हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कि समालोचक में ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए। लेकिन व्यवहारिक स्तर पर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा समालोचकों में यही चीज होती है। ठीक है, समालोचकों की खास विशेषता होती है कि अगर किसी लेखक को चाहे तो बना सकते हैं, किसी लेखक को चाहे तो वो डुबा भी सकते हैं। तो आदर्शवादी रूप में तो इसमें ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए, लेकिन मानवता, मनुष्यता जो है उसके दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा समालोचकों में यही चीज पाई जाती है। फिर भी आपको नंबर हासिल करना है तो आप तो यही बोलेंगे कि ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए। बाकी समालोचक में क्या है, सम्यक ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, सहृदय भी होना चाहिए। ये तीनों जो गुण ऊपर बताए गए हैं बिल्कुल होना चाहिए, ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, इनमें से जो शब्द संचार का माध्यम नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। शब्द संचार, संचार जब आप पढ़ेंगे तो इसमें शब्द संचार है, ध्वनि संचार है, दृश्य संचार है, बहुत सारे तरीके के संचार हैं। अब सवाल पूछा जा रहा है कि शब्द संचार में माध्यम नहीं है, नहीं पे हमें जोर देना है। ऑप्शन दिया गया है समाचार पत्र, पुस्तक, पत्र पत्रिका, रेडियो। ऑप्शन को देखने के बाद तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। रेडियो में क्या है, ध्वनि संचार होता है इससे। ठीक है, शब्द संचार नहीं होता है बल्कि ध्वनि संचार होता है। बाकी आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, कोई भी समाचार पत्र पढ़ रहे हो, वहां पर शब्दों के माध्यम से ही आप संचारित होते हैं, चीजों को की जानकारी प्राप्त होती है, ज्ञान मिलता है। पुस्तक भी पढ़ते हैं तो वही होता है, पत्र पत्रिकाओं को पढ़ते थे वही होता है। यहाँ पर क्या है, रेडियो जो है वो क्या है, शब्द संचार माध्यम के अंतर्गत नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से जो श्रव्य संचार का माध्यम नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। इसके पहले अलग ढंग का सवाल था, यहां पर आप देख रहे हैं कि अलग सवाल आ गया कि श्रव्य संचार का माध्यम नहीं है। ऑप्शन दिया गया है दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, कैसेट, रेडियो। श्रव्य मतलब सुनना, मतलब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि कौन सा ऐसा माध्यम है जिसको बस सुना जा सकता है और किसको नहीं सुना जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि दूरदर्शन को आप क्या कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, इसका सही जवाब है दूरदर्शन। दूरदर्शन दोनों में आता है, दृश्य में भी आएगा और श्रव्य में भी आएगा। बाकी यहां पर आप देख रहे हैं कि कैसेट है, कैसेट आप कोई गाना सुनना चाहते हैं, हालांकि ये समय बीत गया धीरे धीरे, लेकिन फिर भी हमें जानकारी होनी चाहिए। टेप रिकॉर्डर, रेडियो, ये सब क्या है, ये सब श्रव्य संचार के माध्यमों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, बाल साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। बाल साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, ये जोर हमें देना है। ऑप्शन दिया गया, उसकी भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए, वह बालकों के लिए प्रेरणाप्रद होना चाहिए, वह मनोरंजक और रोचक होना चाहिए, वह बालकों द्वारा ही लिखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सा विषय या कथन सही नहीं है इसके बाल साहित्य के अंतर्गत। तो ऑप्शन चौथा आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बाल साहित्य वही हो जो बालकों द्वारा लिखा गया हो। कई बार जब हम विमर्शों को पढ़ते हैं, जैसे आप दलित विमर्श पढ़े होंगे, तो कई आलोचकों ने कहा कि दलित साहित्य वो होना चाहिए जो दलितों द्वारा लिखा जाना चाहिए, स्त्री साहित्य वो होना चाहिए जो स्त्री द्वारा लिखा जाना चाहिए। वैसे उसी पैटर्न पर यहाँ ऑप्शन दिया गया है कि वह बालकों द्वारा ही लिखा जाना चाहिए, जो कि गलत है। कोई भी लिख सकता है इसको। ऊपर का जो है तीनों ऑप्शन क्या है, सही है कि भाषा सरल और सुबोध होना चाहिए और ऐसी बुक होनी चाहिए जिससे कि बालकों को प्रेरणा मिले, और मनोरंजक तथा रोचक दोनों होना चाहिए, नहीं तो फिर बच्चे मन नहीं लगाएंगे। इसलिए बच्चों की किताबों को आप देखते होंगे, थोड़ा सा उसका लिखने का पैटर्न अलग होता है, उसमें चित्र इत्यादि बनाकर मनोरंजक और रोचक ढंग से इसको प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पत्रकार मोरिस फेगस के अनुसार
समाचारों को पाठक के लिए बोधगम्य कौन बनाता है। यहाँ पर खास एक व्यक्ति को संकेत करके सवाल बनाया गया है कि उनके अनुसार समाचारों को यानी कि न्यूज को पाठक के लिए बोधगम्य कौन बनाता है। ऑप्शन दिया गया है संपादक, संवाददाता, कंपोजर, संशोधक। कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि समाचार को बोधगम्य बनाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा कि अगर संवाददाता अच्छा है तो वो समाचार को बोधगम्य बना सकता है, पाठक उसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका अनुभव आप जब अखबार पढ़ते होंगे, समाचार पत्र पढ़ते होंगे तो जरूर किए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि अक्षरों अथवा शब्दों को जोड़ने के लिए प्रूफ रीडर किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रूफ रीडर भी एक नौकरी होती है। आप खासतौर से एनसीईआरटी इत्यादि में जाएंगे या फिर एनबीटी एक वहां पर है दिल्ली में, वहां पर जाएंगे या फिर कोई प्रकाशन संस्थान से जुड़े रहेंगे आप, तो वहां पर प्रूफ रीडर होता है जो कि अच्छा खासा जानकारी रखता है। व्याकरण की अच्छी जानकारी होती है, पूर्ण विराम, अर्ध विराम कहाँ पर होता है, ये सब अच्छे से जानता है वो। इसकी ट्रेनिंग भी होती है। तो प्रूफ रीडर किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं अगर कोई शब्द जोड़ना हो तो देखिए चिन्ह बनाए गए हैं। एक जगह क्रॉस का बनाया गया है, एक जगह सेमीकोलन दिया गया है मतलब विसर्ग का, एक जगह प्रश्नात्मक दिया गया है, एक अजीब ढंग का है। ठीक है, तो ये जो अजीब ढंग का है ये इसका सही जवाब है कि जब भी प्रूफ रीडर प्रूफ रीडिंग करते हैं और शब्दों को जोड़ना है, मान लीजिए कोई शब्द यहाँ पर, आमतौर पर देखिए ऐसे कर देते हैं लोग, ऐसे करके कुछ लिख देते हैं, लेकिन जो प्रूफ रीडर होता है वो इस टाइप का चिन्ह बनाता है। तो ये हो सकता है कि आपके लिए नई जानकारी रही होगी, इस जानकारी को बिल्कुल ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि समाचार का प्रमुख तत्व क्या है। समाचार का प्रमुख तत्व क्या है। ऑप्शन दिया गया है रोचकता, उत्तेजकता, महत्वपूर्णता, सत्यता व नवीनता। तो आदर्शवादी उत्तर तो इसका हो गया ऑप्शन डी, जो कि आपका सही आंसर है। लेकिन आप देखिए समाचार का प्रमुख तत्व क्या होता है। अगर आप टेलीविजन इत्यादि देखते हैं तो कई बार उसमें उत्तेजकता दिखती है, ये आजकल ज्यादा हो गया, इसका परसेंटेज क्या हो गया, बढ़ गया है। कई बार रोचकता के दृष्टिकोण से भी बताया जाता है, इंपॉर्टेंट चीजें तो होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न के अनुसार जो आदर्शवादी उत्तर है कि प्रमुख तत्व क्या होना चाहिए समाचार का, तो उसमें सत्यता होनी चाहिए। जो भी सत्य समाचार होना चाहिए सत्य होना चाहिए, फेक न्यूज नहीं होना चाहिए, और उसमें नवीनता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि रिपोर्टर बनने के लिए क्या आवश्यक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप हिंदी पढ़ने के बाद रिपोर्टर बनना चाहते हैं, पत्रकारिता में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए कि रिपोर्टर बनने के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन दिया गया सहज बुद्धि व भाषा पर अधिकार, उच्च शिक्षा व 2 भाषाओं पर अधिकार, उत्सुकता की भावना, भावुक व चंचल व्यक्तित्व। तो क्या होना चाहिए, आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा कि सहज बुद्धि व भाषा पर अधिकार होना चाहिए। आमतौर पर रिपोर्टर इस चीज को भूल जाते हैं। वर्तमान समय में आप देखेंगे रिपोर्टिंग करने वालों के पास रिपोर्टर बनने के लिए क्या आवश्यक है, तो एक मोबाइल आवश्यक है, एक कैमरा आवश्यक है और एक कॉलर माइक आवश्यक है। इसके बाद उनके पास सहज बुद्धि हो या ना हो, भाषा पर अधिकार हो ना हो, ये बहुत मायने नहीं रखता है। वो कहीं भी चले जाते हैं, किसी का भी इंटरव्यू लेकर आ जाते हैं और न्यूज दे देते हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे इस तरीके से रिपोर्टर आपको मिल जाएंगे जो कि आपको मनोरंजन के अलावा कुछ नहीं दे सकते। फिर भी आदर्शवादी उत्तर हमें ध्यान में रखना है क्योंकि हमें अंक हासिल करना है यहाँ पर। तो रिपोर्टर बनने के लिए क्या आवश्यक है, सहज बुद्धि व भाषा पर अधिकार होना चाहिए। बाकी सारी चीजें आप भली भांति समझते हैं। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि भारत की सर्व प्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति कौन सी है। ध्यान रखना है कि भारत की सर्व प्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी, यानी कि वो भारत में भी है और एशिया की भी सबसे बड़ी है, यानी कि 2 इंपॉर्टेंस को हासिल किया हुआ। कौन क्या है, नेशनल न्यूज एजेंसी जिसको कि NIA कहा जा सकता है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया मतलब PTI, यूनिवार्ता या फिर हिंदुस्तान समाचार। तो कौन सा है, इन जो विकल्प में नाम दिए गए हैं सब पे मैंने पहले बातचीत कर लिया है। जो बच्चे लगातार जुड़े होंगे वो इसको अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है
कि पीटीआई जो है यानी कि प्रेस ट्रस्ट इंडिया, वो भारत की सर्व प्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति के अंतर्गत आती है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा तत्व रेडियो विज्ञापन में नहीं आता है? जब से मोबाइल इत्यादि आ गई हो तब से रेडियो का महत्व कम हो गया है। अब बहुत कम लोग हैं जो कि इसके प्रति शौक रखते हैं। हालांकि बचपन के दिनों में ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी रेडियो, और रेडियो में इतना सुनता था कि कार्यक्रम के आधार पर बता देता था कि कितना बज रहा होगा। आप समझिए कि कितना लगाव रहा होगा। इसको गोदी में लेकर मैं चलता था। तो इनमें से कौन सा तत्व रेडियो विज्ञापन में नहीं आता है, जिनका संबंध रेडियो से होगा और वो सीरियसली देखते होंगे? तो तुरंत ऑप्शन को आप देखेंगे, आपके दिमाग में सही उत्तर आ गया होगा कि रेडियो विज्ञापन में नहीं होता है। चित्र, वाचन, संदेश, संगीत। सही जवाब है ऑप्शन ए। उसमें चित्र के अलावा सब कुछ होता है रेडियो में। संदेश भी आते हैं, वाचन भी होता है और संगीत भी आप सुन सकते हैं। तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियो के ब्रॉडकास्टिंग कमर्शियल और टीवी कमर्शियल में क्या अंतर है? अब यहाँ पर अंतर पूछा जा रहा है कि रेडियो के ब्रॉडकास्टिंग कमर्शियल और टीवी कमर्शियल में क्या अंतर है। ऑप्शन दिया गया, रेडियो में सारा संदेश शब्द, संगीत और ध्वनि के प्रभावों में होता है, जबकि टीवी में सारे प्रभाव पर्दे पर दिखाई देते हैं। टीवी की तुलना में रेडियो कॉपी लेखक को समय की पूरी स्वतंत्रता नहीं होती। रेडियो विज्ञापनों में संवाद अधिक होते हैं, रेडियो विज्ञापन अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि टीवी के कम होते हैं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, इसका सही जवाब है। जो मुख्य अंतर यहाँ पर बताया गया है कि रेडियो में संदेश होते हैं, शब्द होता है, संगीत होती है और ध्वनि के माध्यम से उसको प्रभावी बनाया जाता है, जबकि टीवी में इन्हीं सारी चीजों को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आजकल क्या है कि कुछ ऐसे विज्ञापन आपको देखने को मिलते होंगे जो कि टीवी में भी आते हैं और रेडियो में भी आते हैं। ठीक है, तो जब आप रेडियो में सुनते हैं तो आप अपने हिसाब से कल्पना करते हैं। जैसे निरमा पाउडर का पहले बहुत आता था, घड़ी का आता है। ठीक है, तो आप अपने मन में इमेजिनेशन करते थे, कल्पना करते थे कि जो ऐड कर रहा होगा वो ऐसा होगा। ठीक है, लेकिन उसी को जब आप टीवी पर देख लेंगे तो सच्चाई से आप रूबरू हो जाएंगे कि फला माधुरी दीक्षित इसका प्रचार करती है। मान लीजिए लक्स का पहले आता था। विज्ञापन भी उस पर निर्भर करता है जो फॉर्म में रहता है, जो जिसको देखने के बाद कमर्शियल लाभ हो। ये नहीं है कि आप अगर आउट ऑफ फॉर्म हो गए आप उपयोगी नहीं है। विज्ञापन में बड़ा स्वार्थता मुझे दिखाई पड़ती है। ठीक है, जैसे कोई खिलाड़ी बहुत चमक गया है तो वो विज्ञापन करेगा, कोई टीचर बहुत चमक गया तो वो विज्ञापन करता है, और जब वही आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं रहता, तो उसको विज्ञापन से भी हटा दिया जाता है। तो विज्ञापन में क्या है, जब तक आप प्रभावी रहेंगे तभी तक आप काम कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जो सदाबहार हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन है, तो वो लगातार फॉर्म में रहे हैं तो उनको मौका मिलता रहता है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न, संचार के दो प्रमुख रूपों मुद्रित माध्यम तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के विषय में जो कथन सत्य नहीं है उसे छांटिए। तो प्रश्न में ये आपको दो जानकारी मिल रही है कि संचार के दो प्रमुख रूप हैं। एक मुद्रित माध्यम यानी कि जो कि छपाई से, मान लीजिए इसमें आ जाएगा समाचार पत्र, पत्र पत्रिका, पुस्तकें आ जाएंगी। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी कि जितना भी है जिसमें लिखा भी रहे और आप देख भी सकें उसको, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, जैसे मोबाइल से हो गया, टेलीविजन हो गया, लैपटॉप हो गया। ठीक है, तो ये संचार के दो प्रमुख माध्यम है। अब उनके विषय में हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो दिया गया सही नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, इन दोनों माध्यमों से संचार क्षेत्र में अभूतपूर्व गति आई है। मुद्रित माध्यम लगभग 500 वर्ष पूर्व प्रकाश में आया, जबकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम 20वीं शताब्दी की देन है। वैज्ञानिकों की सूझबूझ से दोनों माध्यम अस्तित्व में आए। ये दोनों माध्यम अंततः मानव जाति का विनाश करेंगे। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो आपने देखा कि कह रहा है कि इसमें ऑप्शन डी बोल रहा है कि ये दोनों माध्यम अंततः मानव जाति का विनाश करेंगे। ये ऑप्शन सही नहीं है, निगेटिव है। और जो मानव जाति का विनाश करेंगे केवल ये संचार माध्यम ही नहीं करेंगे, हो सकता है कोई दूसरा कारण भी हो। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका कथन सत्य नहीं है। बाकी ऊपर ध्यान में रखिए कि मुद्रित माध्यम 500 वर्ष पूर्व प्रकाश में आया था,
इसको बिल्कुल ध्यान में रखें। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम 20वीं शताब्दी की देन है। हो सकता है कि सवाल पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की शुरुआत संचार के क्षेत्र में कब से हुई है, 20वीं शताब्दी से। और इससे पहले मुद्रित माध्यम आ चुका था। और दोनों जो माध्यम आए हुए हैं ये वैज्ञानिकों की सूझबूझ के कारण ही आए। इसी को तो वैज्ञानिक प्रगति कहा जाता है। चलिए अगला अगला प्रश्न है, संचार माध्यमों का प्रमुख प्रयोजन क्या है? आपने काव्य प्रयोजन तो सुना होगा, लेकिन यहाँ पर संचार माध्यमों का भी प्रयोजन होता है, मतलब उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन दिया गया, सूचना को जन सामान्य तक पहुंचाना, सूचना को विशिष्ट वर्ग तक पहुंचाना, सूचना को पढ़े लिखों तक पहुंचाना, सूचना को केवल साहित्य प्रेमियों तक पहुंचाना। तो इस विकल्प को देखते ही आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि संचार माध्यमों का प्रमुख प्रयोजन होता है कि सूचना को जन सामान्य तक पहुंचाया जाए। वर्तमान समय में सूचना इतनी तेजी से अपनी गति बना ली है कि क्षण भर में पहुंच जाती है। ठीक है, उसके तमाम माध्यम है, मोबाइल है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ठीक है, यूट्यूब है, गूगल है, सब कुछ है। तो जन सामान्य तक पहुंचाना ही जन संचार माध्यमों का प्रमुख उद्देश्य रहा है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है कि अनपेक्षित व कामुकतादर्शी समाचारों को किस वर्ग में रखा जाता है? अनपेक्षित कामुकतादर्शी समाचारों को किस वर्ग में रखा जाता है? ठीक है, जिसमें थोड़ा सा सेक्सुअली आपको दिखाई दे रहा हो, उसमें इंडिकेशन दिया गया है कि समाचारों को किस वर्ग में रखा जाता है। ऑप्शन दिया है, एकांगी समाचार, डायरी समाचार, सनसनीखेज समाचार, गर्म समाचार। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शंस को आपने देखा होगा। तो जब आप देखते हैं तो लिखा रहता है हॉट न्यूज, आप देखते होंगे ये एक अलग से ही पेज रहता है कि बॉलीवुड की दुनिया में क्या हो रहा है, किसका ब्रेकअप हो गया है, किसका पैचअप हो गया है, ठीक है, कौन किस मुद्दे पर सवाल उठा दिया है, कौन किस पर आरोप लगा दिया है। तो एक हॉट न्यूज रहता है, उसको अलग अलग न्यूज़पेपर वाले अलग अलग नाम दिए रहते हैं। इसके भी अलग पाठक होते हैं, इंतजार में रहते हैं कि ये वाला न्यूज कब आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, गर्म समाचार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, रेडियो आलेख लिखते समय किस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए? अगर आप रेडियो के लिए कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो इसमें किस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन दिया गया, बातचीत, है, था, निम्नलिखित। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, आप निम्नलिखित नहीं कह सकते। निम्नलिखित वहां कहा जा सकता है जहां पर आप चीजों को देख सकते हैं, टू द पॉइंट, कि निम्नलिखित पॉइंट कौन कौन से हैं। तो ध्यान में रखना है, इसके लिए भी ट्रेनिंग होती होगी। तो यहाँ पर जो शब्द दिया गया निम्नलिखित का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, बाकी बातचीत कर सकते हैं, है, था, ये सारे शब्द तो यूज होते ही हैं। अगला प्रश्न है कि टीवी चैनलों पर कमर्शियल ब्रेक से तात्पर्य है, आपके सभी लोगों के घर टीवी होगी, लगभग सभी लोगों के घर टीवी और बाइक हो आ चुकी है सबके घर। तो टीवी चैनलों पर कमर्शियल ब्रेक का मतलब क्या होता है? बीच बीच में जो ब्रेक आते रहते हैं। ऑप्शन दिया गया है, फ्रेश न्यूज, विज्ञापन, हाई न्यूज, सॉफ्ट न्यूज। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शंस के आधार पे इसका मतलब है कि आप विज्ञापन देख रहे हैं। कमर्शियल ब्रेक जब होता है तो विज्ञापन आ जाता है। ठीक है, तो ये व्यवहारिक क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, उनके व्यवहारिक उत्तर भी देख रहे हैं, तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है ऐसे पेपरों को हल करते समय। अगला प्रश्न है कि विज्ञापन के संबंध में क्या नैतिक है? शर्त को छोटे टाइप में छापना, भ्रामक चित्र बनाना, अधूरी जानकारी देना, सही जानकारी देना। तो विज्ञापन के क्षेत्र में या संबंध में क्या नैतिक है? सही जवाब हो गया कि सही जानकारी देना। विज्ञापन में भी आप सही जानकारी दे रहे हैं। लेकिन आपने महसूस किया होगा कि जब भी आप विज्ञापन देखते हैं, मान लीजिए कोई गुटखा का प्रयोग दिखा रहा है या फिर कुछ नशा का प्रचार आ रहा है वहां पर, तो जो सही जानकारी होती है उसको बहुत फास्ट तरीके से बोला जाता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इस टाइप से बोल के कि उसको जो दर्शक है, पाठक है, वो सुन भी नहीं पाए। ठीक है, फिर भी सारे लोग जानते हैं कि उनके जीवन के लिए क्या सही है, क्या गलत है। आदर्शवादी उत्तर इसका क्या होगा कि विज्ञापन में नैतिकता का मतलब है कि सही जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा फीचर लेखन का उद्देश्य नहीं है? कौन सा फीचर लेखन, यानी कि फिल्म जब लिखा जाता है तो उसका उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन दिए गए, मनोरंजन, शून्य पठनीयता, ज्ञानवर्धन, मार्गदर्शन। इसका सही जवाब हो गया, हमें नहीं बताना है,
सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, शून्य पठनीयता इसका नहीं होना चाहिए। बाकी उसमें मनोरंजन भी है, ज्ञानवर्धन भी है, मार्गदर्शन भी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जनसंचार को आधार बनाते हुए कुछ प्रश्नों पर बातचीत किया। उम्मीद है कि आपको एक नई दृष्टि मिली होगी और आपकी तैयारी का स्व मूल्यांकन करने का मौका भी मिला होगा, आपने किया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो कमेंट्स कर जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।